Hello, everybody. Welcome to our channel, Law and Knowledge. I would like to request all of my viewers to please like and subscribe our channel. Even you guys could follow us on Instagram, whose link is given below. तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया। एज वी ऑल नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, जो हमें हमारी ड्यूटीज़ बताता है, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ बताता है, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट की क्या पावर है, पार्लियामेंट किस प्रोसीजर से वर्क करती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, केसेस को हैंडल करते हैं, इमरजेंसी लगती है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, इन सारी चीज़ों पे डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of the citizens। आप सब लोगों को पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने सिग्नेटरीज थे? उसमें 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतने सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करी थी अपनी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया था? ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950, विच वी सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे। इसका सबसे पहले अमेंडमेंट कब आया था आप जानते हैं? इसका सबसे पहला अमेंडमेंट आया था 1951 में, और इसका आखिरी अमेंडमेंट आया था इसी साल 25 जनवरी 2020। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने अमेंडमेंट है? तो इट्स 104। और हमारा ये सिस्टम कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। So, are we clear about what the constitution is, how many signatories were there when it came in effect? So, let us move a bit forward and let's discuss the first Constitutional Amendment Act 1951, जो 3 पार्ट्स में आया था। हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड करा था। तो पहला आया था 9th शेड्यूल। तो इस चीज़ में ये बताया गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी चेंजेस होंगे उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। आपको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट आया ही क्यों? फर्स्ट अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा सोशली इकोनॉमिकली हमारा जो स्टेटस है इंडिया का वो इक्वल हो। लेकिन जब भी हमारी गवर्नमेंट जमींदारी सिस्टम पे कुछ भी लॉज लाती थी तो लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर देते थे, और क्या होता था? वो चीज़ आ ही नहीं पाती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को लाया गया था, और ये बोला गया कि 9th शेड्यूल में अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। फिर इसमें दूसरा हमारा जो पार्ट था उसमें ये बोला गया था, आर्टिकल 15(4) के अंदर ये चीज़ को एडअप करा गया था कि स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोविजंस बना सकती है SEBC के वेलफेयर के लिए। अब SEBC क्या होता है? SEBC इज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोविजन बना सकती है हमारी स्टेट। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा चेंज जो इस अमेंडमेंट के अंदर आया था, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19 सेज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रेस्ट्रिक्शंस बताता है वो। तो इसमें 3 और रेस्ट्रिक्शंस को एडअप करा गया था। क्या थी वो? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। 9 शेड्यूल, स्टेट गॉट द पावर टू मेक द प्रोविजंस रिगार्डिंग SEBC वेलफेयर, एंड द थर्ड 19(2) के रेस्ट्रिक्शंस को एडअप करा गया था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच वॉज 6th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो हमारे 6th अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि यूनियन की जो लिस्ट है सब्जेक्ट्स की वो किस किस से डील करती है, तो उसमें टैक्सेस का पॉइंट को एडअप करा गया था
कि जब भी हमारे इंटर स्टेट में कुछ भी ट्रेड कॉमर्स होता है तो उसमें अब टैक्सेस इम्पोज करे जाएंगे. ओके, so let's read it once. Included, Sixth Amendment Act 1956 included a new subject in the Union list, that is, taxes on the sale and purchase of goods in the course of interstate trade and commerce, and restricted the state's power in this regard. अभी क्लियर कि यूनियन की जो लिस्ट थी उसमें एक नया सब्जेक्ट एडअप करा गया था जो था टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. जो हम ट्रेड कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं, तो उस पे टैक्सेस का जो पॉइंट है वो यूनियन लिस्ट में एडअप करा गया था और स्टेट की पावर को क्या कर लिया, रेस्ट्रिक्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट कौन डील करता है, हमारा सेंट्रल डील करता है. तो स्टेट की पावर क्या हो गई, रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी. ठीक है. नाउ द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956. ठीक है. अब ये वाला जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है. ये अमेंडमेंट को क्यों लाया गया था? देखो, जब हमारा जो इंडिया था वो फ्रीडम हुई थी, इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो जो सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कलेक्ट करके हमने हमारी इंडियन यूनियन को बनाया था. लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज होने लग गए और उन्होंने जो कंट्रीज थी, जो हमारी स्टेट्स थी, उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने लग गए थे. हमारे गवर्नमेंट ने तो उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड करा था, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने लग गया था. तो इसी वजह से ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया था, जो क्या करता है, जो हमें एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लेकर आए थे और फिर हमने हमारी स्टेट्स को डिवाइड करा गया था. ठीक है. और यूनियन टेरिटरीज को भी बनाया गया था किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे. सो लेट अस रीड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956. This constitutional amendment act was brought to give effect to recommendations of State Reorganization Commission, provided for the establishment of a common high court for 2 or more states, abolished the existing classification of states into 4 categories: Part A, Part B, Part C, and Part D states, and reorganized them into 14 states and 6 union territories. देखो, बताया था ना मैंने कि हमने तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड करा था, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया था और 14 स्टेट और न्यू 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था. ठीक है. और इसमें हमारा एक कॉमन हाई कोर्ट भी बना था 2 और उनसे ज़्यादा स्टेट्स के लिए. एक्सटेंडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, provided for the appointment of additional and acting judges of the high court. इसमें हमने एडिशनल और एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करा था. तो इसमें मेन कौन सी चीज़ें हो गई, इसमें 3 चीज़ें हो गई कि पहले तो हमने हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करा, हमारा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन था उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे करा, और एक्टिंग जजेस और एडिशनल जजेस को अपॉइंट करा गया था. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव फर्दर. अब इसी जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसी से रिलेटेड हमारे ये आगे के थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें हमने यूनियन टेरिटरीज को इनकॉर्पोरेट करा था इंडियन यूनियन में. तो 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हमने दादरा एंड नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट करा था. 12th अमेंडमेंट में हमने गोवा, दमन एंड दीव को अडॉप्ट करा. 14th में हमने किसको अडॉप्ट करा, 14th में हमने पौंडुचेरी को अडॉप्ट करा. 13th में हमने क्या करा, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजंस दिए और उसको इनकॉर्पोरेट करा. 22nd अमेंडमेंट में हमने क्या करा, मेघालय को अडॉप्ट करा. और फिर लास्ट 36th में हमने सिक्किम को अडॉप्ट करा था. ठीक है. सो आर वी क्लियर अबाउट द amendments regarding incorporating the state and the union? Let us revise one more time because it's important. 10th में क्या करा हमने, दादरा एंड नागर हवेली को अडॉप्ट करा. 12th में हमने गोवा, दमन, दीव को अडॉप्ट करा.
13th में हमने नागालैंड स्टेट को अडॉप्ट करा और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। 14th में हमने पौंडीचेरी को अडॉप्ट करा। 22nd में हमने मेघालय को अडॉप्ट करा और 36 में हमने सिक्किम को स्टेट बनाया, फुल फ्लेज स्टेट की तरह हमने उसको एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब लेट अस मूव फर्दर विद द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, इस टाइम पे अपन सबको पता है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चलती थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम उन्हें पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर चाहिए थी। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जुडिशरी के पास पावर हो या फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर हो। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो उन्होंने क्या करा, इसी वजह से उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया, जो बोलता है अफर्म्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। मतलब पार्लियामेंट हर एक एक पार्ट को, भले वो फंडामेंटल राइट हो, सब को वो अमेंड कर सकता है, सब में चेंजेस कर सकता है। और मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब प्रेसिडेंट जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपनी एसेंट नहीं देगा, अपनी परमिशन नहीं देगा, तब तक वो इफेक्ट में आ ही नहीं सकता। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे डील करता है, कि पार्लियामेंट की ही पावर से डील करता है, कि पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम पावर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 which tells that curtail the fundamental right to property। अब देखो, यहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को पूरा अबॉलिश नहीं करा गया है। क्यों? क्योंकि इसका अबॉलिशमेंट तो 44th अमेंडमेंट में हुआ था, लेकिन 25th अमेंडमेंट में इसकी जो पावर है उसको सिर्फ रिड्यूस करा गया था, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ में provided that any law made to give effect to the directive principles contained in Article 39B or C cannot be challenged on the ground of violation of the rights guaranteed by Article 14, 19 and 31। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39 के जो बी और सी में दिया गया है, बी में हमारे दिया गया है कि जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है, जो मटेरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, वो कॉमन गुड के लिए करा गया है। और सी हमारा ये बोलता है कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट विल नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक जगह वो कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को किसी भी ग्राउंड में चैलेंज नहीं करा जा सकता, भले उसमें वॉयलेशन हो रहा हो कोई से भी राइट का, जो आर्टिकल 14 और 19 और 31 के अंदर भले कोई भी राइट वॉयलेट हो रहा हो, लेकिन जो आर्टिकल 39 बी और सी के अंदर लिखा गया उसको हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कौन से दो चीज़ें आई थी, एक तो आया था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करा गया है, और 39 आर्टिकल के बी और सी को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31। कूल। नेक्स्ट आता है हमारा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। अब इस अमेंडमेंट को क्यों लाया गया था, क्योंकि जो हमारी लोकसभा में जो हमारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं स्टेट के, उसको इंक्रीज करा गया था 500 से लेकर 525 तक। ठीक है, तो 25 जो सीट्स थी उसको इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरीज की जो एग्जिस्टिंग लिमिट थी उसको भी डिक्रीज करा गया था, उसको डिक्रीज करा था 25 से लेके 20 तक। ठीक है, मतलब स्टेट में तो इंक्रीज हुई, लोकसभा की जो सीट्स थी उसमें इंक्रीज हुआ 500 से 525, और यूनियन टेरिटरीज में डिक्रीज हुआ था 25 से लेके 20 तक। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973 सेज it increases the upper limit of representation of the states to the Lok Sabha from 500 to 525 and decreases the existing limit for union territories from 25 to 20. ठीक है, next is 34th Amendment Act 1974. It seeks
to extend protection to the states, land ceiling laws, and land tenure reforms from litigation, including 20 more land tenures and land reforms acts of various states in the 9th schedule. अब देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें स्टेट के जो लैंड सीलिंग लॉज हैं और लैंड टेन्योर्स जो रिफॉर्म्स हो रहे थे तो उनको बचा रही थी। ये जो था अमेंडमेंट वो सेफगार्ड कर रहा था स्टेट के लैंड सीलिंग लॉज को और लैंड टेन्योर रिफॉर्म्स को, किससे? फ्रॉम एनी लीगल एक्शंस, ठीक है। और 9th शेड्यूल के अंदर 20 और लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को एडअप करा गया था इन वेरियस स्टेट्स। जितनी भी 9th शेड्यूल में जो भी स्टेट्स थी उसमें 20 और लैंड टेन्योर और लैंड रिफॉर्म के एक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करा गया था। नाउ द foremost last amendment for this video is 37th Amendment Act 1975, which was passed on April 26, 1975 to provide for legislative assembly and a council of ministers for अरुणाचल प्रदेश। इस अमेंडमेंट के अंदर अरुणाचल प्रदेश के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लाया गया था और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कॉन्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश के लिए सेटअप करा गया था। So that's all for the today's video, and if you guys liked my video and would like to have the notes, so please subscribe our channel and like our video. Thank you.